नमस्कार दोस्तों, बीपी न्यूज़ भारत पर बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं अनूप त्रिपाठी। दिसंबर यानी कि 2024 का आखिरी माह दिसंबर चल रहा है और नया वर्ष यानी कि 1 जनवरी 2025 आने वाला है। लोगों को इंतजार है ये जानने का कि नया साल कैसा रहेगा। दिसंबर माह चल रहा है और इसी माह अगर हम अ, बात करते हैं नक्षत्रों की, बात करते हैं ग्रहों की, ज्योतिष को अगर आप मानते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में अगर आप हैं, तो ये ज़रूर आप जानते होंगे कि दुनिया में एक व्यक्ति के जीवन से लेकर पूरी दुनिया भर में जो कुछ भी होता है, वो ग्रह और नक्षत्रों की चाल के आधार पर ही घटित होता है और ग्रहों और नक्षत्रों के चाल के अनुसार ही वो प्रभावित भी होता है। यानी कि अच्छा और बुरा जो भी बदलाव होता है दुनिया में, वो ग्रहों और नक्षत्रों की चाल के आधार पर ही होता है। तो अब हर कोई ये समझना चाहता है कि आखिर ये दिसंबर का आखिरी माह कैसा होगा और इससे भी बड़ी बात 2025 साल कैसा रहने वाला है देश के लिए, विदेश के लिए, पूरी दुनिया के लिए और आम आदमी के जीवन के लिए। आज का खास प्रोग्राम हमारा इसी पर आधारित है। हमारे साथ ज्योतिष के प्रकांड विद्वान जुड़ रहे हैं, दुर्गेश मिश्रा जी। वो बताएँगे कि 2025 वर्ष कैसा रहने वाला है आपके लिए, यानी कि हमारे दर्शकों के लिए और देश व दुनिया में क्या कुछ घटित हो सकता है, ग्रहों और नक्षत्रों की चाल कैसी है और उसका आम आदमी के जीवन पर असर कैसा होगा। तो चलिए बिना देर किए हम अपने आज के खास मेहमान को जोड़ते हैं और फिर उनसे सवाल लेंगे 2025 को लेकर। आपने पहला सवाल, आपका जो जी, प्रश्न मिश्रा है। जी बहुत स्वागत है आपका। बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। मिश्रा जी पहला सवाल हमारा है, इसी माह दिसंबर से कई ग्रह और नक्षत्र बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। नया वर्ष 2025 भारत और पूरी दुनिया के लिए कैसा दिखाई दे रहा है आपको, ग्रहों और नक्षत्रों की चाल के आधार पर? देखिए, जब हम बात करते हैं भारत के बारे में ज्योतिषीय आकलन पर, तो बहुत से लोग उसको करते हैं कि 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ था, तब से वो भारत का जन्म मानते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। भारत, हमारे राष्ट्र का जो जन्म है, वो अनादिकाल से है। उसकी किसी को कोई उसकी जन्म तिथि निर्धारित नहीं की जा सकती। तो जब भारत के भविष्य, भारत की कुंडली के बारे में बात करते हैं, तो उस समय, जिस समय विचार हो रहा होता है, उस समय जो भारत को लीड करने वाला नेता होता है, जो पूरे समाज को लीड कर रहा होता है, उसकी कुंडली पर निर्भर करता है उसके पीछे वाले समाज का भविष्य। मतलब कि इस समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कुंडली से देश का भविष्य का निर्धारण होता है। तो प्रधानमंत्री जी की कुंडली जो है वो वृश्चिक लग्न की है। और जी, अभी ये जो दिसंबर महीना चल रहा है, इसमें 2 दिसंबर को शुक्र देव का गोचर होगा मकर राशि। मकर राशि है शनि देव की राशि, शनि उसके स्वामी है। तो शुक्र और शनि स्वाभाविक रूप से मित्र होते हैं। तो ये अच्छा गोचर होगा देश के लिए। अगर प्रधानमंत्री जी की कुंडली देखकर बात कर रहे हैं, ये हो चुका है 2 दिसंबर को, और ये कर्म के भाव में है, उनके प्रतिष्ठा के भाव में है। ये जो भाव है दसम भाव, मोदी जी की कुंडली में कर्म, प्रतिष्ठा और व्यवसाय के भाव में है, और उसमें शुक्र शनि एक साथ बैठे हुए हैं कर्म के भाव में। तो ये मानकर चलिए कि ये बहुत अच्छा है देश के लिए, यश, प्रतिष्ठा और धन के लिए, और जो और अपॉर्चुनिटीज हैं वो देश के लिए बहुत अच्छी हैं। और अगला जो गोचर होगा शुक्र का, वो होगा 28 से 29 दिसंबर को। उस समय ये चेंज होकर जाएंगे कुंभ राशि। कुंभ राशि के स्वामी भी शनि और वहां शुक्र जाएंगे और दोनों मित्र फिर से मिल जाएंगे। वो समय भी बड़ा अच्छा होगा, है ना। और तब जब शुक्र जाएंगे शनि की राशि में, तो वो जाएंगे आय भाव में, लाभ भाव में। वहां दोनों की युति मिलकर देश को बड़ा लाभ, बड़ी अपॉर्चुनिटीज दिलाएंगे। अगला जो विषय आता है कि मोदी जी की कुंडली से निर्धारण होना ही है उनका। अभी जो सूर्य का गोचर होगा, वो होगा मोदी जी की कुंडली में द्वितीय भाव में, वो है धन भाव। जी। और वहां पर वो बड़ा अच्छा प्रभाव दिखाएंगे और देश में धनागम की संभावनाएं बढ़ेंगी, अपॉर्चुनिटीज
उस तरफ भी जाएंगी, व्यवसाय की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय जो देश को लीड कर रहे हैं उनका एक व्यावसायिक विजन भी है। उनके समय में देश में जैसी आप तरक्की देखते हैं व्यावसायिक और मतलब सुविधा संपन्नता की ओर बढ़ता हुआ देश, तो उसमें अभी और आगे वो बना रहे। वृश्चिक लग्न की कुंडली है और देश के लिए लगभग सब कुछ रहेगा। कुछ समय आएगा जनवरी फरवरी मार्च में, जब बनेगा षडग्रही योग एक ही भाव में। अच्छा, ये तारीख होगी 29 मार्च। मैं अभी खोल रहा हूं। उस दिन 6 ग्रह मीन राशि में, एक मतलब विरली घटना है, ऐसा बार बार नहीं होता है, ऐसा बहुत सालों में होता है। लगभग मुझे लगता है 30-40 साल में ऐसा एक बार योग आता है जब 6 ग्रह एक साथ होते हैं। और ये है मीन राशि, जल तत्व की राशि में है। और यहाँ पर राहु पहले से विराजमान, राहु दो पहले से विराजमान है। तो राहु को जैसा लोगों ने समाज में भय व्याप्त कर रखा है कि वो अच्छे नहीं है, बहुत से मामलों में राहु अच्छे होते हैं। और काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से देखेंगे तो राहु 12वें भाव में। आप देखिए कि हर ग्रह का, हर देवता का भी एक इष्ट देवता होता है ना। राहु की जो इष्ट देवी है माता सरस्वती, राहु की इष्ट देवी है। मतलब राहु जिस व्यक्ति की इष्ट देवी, जिसका पूरा आभा मंडल ज्ञान की देवी से प्रभावित होगा, उसमें ज्ञान की मात्रा कितनी होगी और ज्ञान की तरफ कितना अग्रसर करेगा। अंतर थोड़ा सा बस ये है गुरु से, कि गुरु जब ज्ञान देते हैं, गुरुदेव जब ज्ञान देते हैं, तो व्यक्ति में त्याग और वैराग्य की भी भावना आती है। हालांकि वैराग्य की भावना नहीं आती, त्याग की भावना। लेकिन जब राहु व्यक्ति के ज्ञान को प्रभावित करते हैं तो वो मेटेरियलिस्टिक हो जाता है, भौतिकवादी हो जाता है। मतलब ज्ञान के माध्यम से वो धन भी अर्जित करता है। तो उस समय 29 मार्च को कौन कौन से ग्रह होंगे काल पुरुष की कुंडली में 12वें भाव में, मतलब मीन राशि में? बुध होंगे, बुध देव होंगे, शुक्र देव होंगे, सूर्य देव होंगे, चंद्र देव होंगे, राहु देव होंगे और शनि देव जाएंगे उसी दिन। कुल मिला के 6 ग्रह होंगे। बहुत अच्छा योग बनेगा। देश की कुंडली के हिसाब से, देश की तरक्की के हिसाब से बहुत अच्छा योग बनेगा। ऐसा हो सकता है कि थोड़ा कोई पैंडेमिक टाइप का या कोई संक्रमण जैसा आए, लेकिन बहुत अल्पकालिक होगा। क्योंकि कुछ ग्रह तो ऐसे होते हैं जो एक ही 2 ग्रह दिन में गोचर करते हैं, जैसे चंद्रमा बदल जाएगा। तो लेकिन आप ये देख रहे हैं ना, 12वां भाव, 12वां भाव जो होता है उसमें कहते हैं कि सारे ग्रह खराब होते हैं, बहुत अच्छा फल नहीं देते, लेकिन ऐसा आम श्रुति है। लेकिन शुक्र ग्रह, शुक्र देव जो 12वें भाव में भी बड़े अच्छे होते हैं। क्यों अच्छे होते हैं? कि 12वां भाव है वैभव, और शुक्र क्या है? वो वैभव के, ऐश्वर्य के, और मतलब आम समाज में जो आपका वैभव दिखता है, मतलब एक तरह से सामान्य भाषा में कि दिखावे के देवता। मतलब उनके जब वो आप प्रभावित आपको करते हैं तो आप बड़ा दिखावा आपका होता है समाज में, लोग जानते हैं कि बड़ा ऐश्वर्यशाली व्यक्ति, बड़ा वैभवशाली व्यक्ति है। तो जब शुक्र देव भी 12वें भाव में जाएंगे, शनि उनके मित्र हैं, बुध उनके मित्र हैं, ज्यादातर मित्र हैं, और राहु केतु भी गुरु के साथ और शनि के साथ मिलकर बड़ा अच्छा प्रभाव देते हैं। गुरु और शनि जब मिलेंगे तो थोड़ा सा प्रभाव कुछ गड़बड़ाएगा। उसकी वजह से मैं कह रहा हूं कि पैंडेमिक जैसी कोई समस्या हो सकती है। लेकिन आप ये माने कि उस समय देश में आर्थिक तरक्की का बड़ा उफान आएगा। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि जो चीजें वैसे बहुत सारी देश में लग्जरी बढ़ेगी। मतलब लग्जरी होती है ना कि एक तो आवश्यकता है कि धन एक होता है, एक दिखाने के लिए धन होता है, दिखाने के लिए धन होता है वो लग्जरी होता है। तो उस तरीके से देश में लग्जरी बहुत बढ़ेगी। ये तो रहा देश और देश का समय। तो ये 2025 देश के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि हमारा जो देश को लीड करे, जैसे आप फौज होती है ना, फौज, तो फौज अगर किसी मिशन पे जाने वाली है तो हर आदमी की कुंडली अलग अलग नहीं देखेंगे, कमांडर की कुंडली देखेंगे। अगर कमांडर ठीक है तो उसकी फौज भी ठीक है। तो उस हिसाब से देश के लिए बड़ा अच्छा समय है। और इसमें जैसे कि आपने पूछा कि अलग अलग लग्न के लोगों को क्या प्रभाव होगा, देखिए इसमें थोड़ा आप जी हाँ, थोड़ा दूसरा संशय में सवाल न है रहिए। हमारा, जी जी। दूसरा सवाल हमारा यही है कि अलग अलग राशि के अनुसार कौन सी राशि वालों के लिए जो नया वर्ष आने वाला है जनवरी से, वो लाभ देने जा रहा है, बड़े फल देने जा रहा है, अच्छे फल देने जा रहा है, और कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनको खास सावधानी बरतनी है नए साल में? देखिए मकर राशि, कुंभ राशि, इनके लिए लाभदायक रहेगा, क्योंकि
शुक्र की जो गोचर है वो इनको बड़ा लाभ पहुंचाएगा। और नए साल में मेष राशि, वृष राशि और जो शनिदेव से प्रभावित राशियां हैं, ये सब अच्छे लाभ में जाएंगे। हालांकि ये बात उन पर लागू होगी अलग अलग विषयों पे जिनकी ढैया या साढ़े साथी चल रही है, ठीक है ना। बाकी जो शनि से प्रभावित कारक तत्व है, जिनमें शनि कारक है, उन कुंडलियों में बड़ा अच्छा रहेगा। और ये राशियां होंगी मेष राशि, वृष राशि और तुला राशि, धनु राशि, मकर और कुंभ राशि। जो शनि से प्रभावित राशि है, ये बहुत अच्छे लाभ में जाएंगी। और शुक्रदेव का जब गोचर होगा तो दुनिया में बदलाव भी आएगा। ये जो आप देख रहे हैं बहुत झगड़े हो रहे हैं, यूक्रेन में झगड़ा हो रहा है और अभी बांग्लादेश में झगड़ा हो रहा है, ऐसे कई कन्फ्लिक्ट पूरी दुनिया में आपको देखने को नजर आ रहे होंगे। लेकिन जब ये शुक्र का गोचर होगा और ये तब ये झगड़े शांत होने की तरफ जाएंगे। और इसमें बहुत उल्लेखनीय बात होगी, ये झगड़े शांत करने में और ये शांति लाने में भारत की बहुत अहम भूमिका होगी। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री की कुंडली से ऐसा लग रहा है कि वो अपने आसपास शांति स्थापित करेंगे और प्रतिष्ठा बढ़ेगी इससे, देश की धन भी बढ़ेगा, प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और खुशहाली बढ़ेगी देश में। और जो भी शुक्र और शनि से प्रभावित लोग हैं, कुंडलियों में जिनकी कुंडलियों में लग्न उनकी शुक्र शनि से प्रभावित है, वो सभी लोग अच्छा प्रदर्शन करेंगे, उनके लिए अच्छा रहेगा। और जैसे व्यक्ति व्यक्ति की बात करते हैं तो आप समझिए कि मकर, कुंभ और धनु वालों के लिए भी अच्छा रहेगा और कन्या वालों के लिए भी अच्छा रहेगा। बाकी सारी जो राशियां हैं उनके लिए सम रहे, बहुत खराब किसी के लिए ये साल नहीं जाने वाला है। हालांकि जिनकी साढ़े साथी और ढैया चल रही है उनको थोड़ा अधिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। और उसके लिए भी कई चीजें होती है कि कहते हैं ना, साढ़े साथी हमेशा खराब नहीं होती। शनि देव जो है वो कर्म फल दाता है, अगर अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अच्छे फल मिलेंगे। अगर आप कहीं पर आपने कुछ गलत किया तो उसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। जी। मिश्रा जी, एक और हमारा बड़ा अहम सवाल है जिस पर लोग थोड़ा दर्शक हमारे समझना चाहेंगे कि नए वर्ष में क्या कोई ऐसा संयोग बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है जो देश के साथ-साथ दुनिया में कुछ बड़े बदलाव ला सकता है, कहीं कुछ बड़ा हो सकता है या कि कोई खतरे का संकेत आपको दिखाई दे रहा है कि नए साल में ऐसा दुनिया में कुछ हो सकता है? कुछ ऐसा संयोग, कुछ ऐसे ग्रह नक्षत्र आपको दिख रहे हैं क्या? देखिए, ये जब 29 मार्च को शनिदेव गोचर करेंगे, कुंभ राशि से जाएंगे वो मीन राशि, तब से लेकर अगले 3 महीने तक, मई के शुरुआत में ही, मतलब आप 2 महीना गिन सकते हैं अगर काउंटिंग करेंगे तो मार्च, अप्रैल, मई, 2 महीने और इसका प्रभाव रहेगा क्योंकि शनि लंबा प्रभाव छोड़ते हैं। तो ये समय थोड़ा सा क्रूशियल हो सकता है पूरे विश्व में भी, कुछ लोग, हालांकि भारत के लिए नहीं होगा। भारत उस समय कहते हैं ना कि अवसर का मतलब आपदा में अवसर से लोग आगे बढ़ते हैं, अपॉर्चुनिटीज भारत को मिलेंगी। तो पूरे देश में हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़े, लड़ाइयां बढ़े, लेकिन ये मई आते आते सब शांत होने लगेगा धीमे धीमे। और ये दुनिया देश में शांति लाने के लिए प्रधानमंत्री की अहम भूमिका, ये कहेंगे कि प्रधानमंत्री का नाम न ले, भारत की अहम भूमिका होगी इन सब चीजों को शांत करने में। और कुछ राशियों के व्यक्ति हैं जैसे जी। कि तुला, धनु और मकर, कुंभ वाली राशियों को इन 2 महीने विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। कन्या वालों को भी विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो आप सुनिए कि ये साल में ये जो 2 महीने हैं, ये कुछ नरम गरम प्रभाव देंगे, बाकी लगभग सम ही रहेगा और ये देश पूरा तरक्की करेगा। और हम आप ये मान चलते हैं कि हम इस देश के अंग हैं, सारभूत घटक हैं। तो जब देश तरक्की करेगा तो हम भी तरक्की करेंगे, देश में खुशहाली आएगी तो हम भी खुशहाली। बिल्कुल। बहुत अहम जानकारी दी मिश्रा जी आपने और मुझे लगता है कि आपने इस पूरे 10-15 मिनट में आपने सब कुछ बता दिया है नए वर्ष को लेकर, किसको कैसे रहना है और ख़ास तौर पर जो अलग-अलग राशि के लोग हैं, उनको किन लोगों को थोड़ा सावधानी बरतनी है और बाकी ओवरऑल सबके लिए ये नया वर्ष अच्छा होने जा रहा है। कोई क्लोजिंग मैसेज आप 1 मिनट में देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, कोई संदेश आप देना चाहेंगे? ज्योतिष को लेकर या फिर जो ये नया समय अब आने वाला है, नया वर्ष आने वाला है इसको लेकर? देखिए, हर नई चीज, हर नई तकनीक, हर नया समय कुछ अवसर लेके आती है, कुछ चुनौतियां लेकर आती है।
तो कुछ लोग होते हैं कि चुनौतियां आने पर हतोत्साहित हो जाते हैं। हर रात की एक सुबह होती है, उसी तरह से हर ग्रह आपके पूरे जीवन को कभी प्रभावित नहीं करेगा, कुछ समय उसका प्रभाव रहेगा। कुछ ग्रहों का गोचर 2 दिन का होता है, कुछ ग्रहों का गोचर 7 वर्ष का होता है। तो आप अपनी क्षमताएं बढ़ाइए, अपने ज्ञान में वृद्धि करिए और ईश्वर पे विश्वास रखिए, शुभ कर्म करिए। ग्रहों का गोचर आजीवन होता रहता है। आपको बहुत खराब कुंडली वाले लोग, जिनको लोग देख कर कहते हैं कि नहीं बहुत ही इनका जीवन नष्ट है, वो आपको बहुत ऊंचे शीर्ष पदों पर मिलेंगे। साढ़े साथी में कहते हैं कि लोग बर्बाद हो जाते हैं, साढ़े साथी में व्यक्ति सम्राट बनता है, राजा जमींदार नहीं, सम्राट बनता है साढ़े साथी में। तो बहुत चिंता की बात नहीं है, ईश्वर पर विश्वास, अपने शुभ कर्म और लगातार सीखना, अपनी क्षमताओं को बढ़ाना, गलतियों से भी सीखना चाहिए। आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो उसको आगे सुधारने का प्रयास करेंगे, ईश्वर पे आस्था रखेंगे, आपका सब अच्छा होगा। भगवान सबको देखते हैं, आपको भी देखेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया मिश्रा जी हमें समय देने के लिए और हमारे इस खास प्रोग्राम में तमाम जानकारी उपलब्ध कराने के लिए और जुड़ने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ जुड़े हुए थे अभी ज्योतिष के प्रकांड विद्वान दुर्गेश मिश्रा जी लखनऊ से। उन्होंने तमाम अहम जानकारियाँ दी हैं, सिर्फ़ आम आदमी के लिए नहीं बल्कि भारतवर्ष के लिए नया वर्ष कैसा रहने वाला है और पूरी दुनिया में क्या कुछ ऐसे संकेत हैं जो खतरनाक हो सकते हैं, किसको सावधानियाँ बरतनी है और क्या अच्छा होने जा रहा है। ये तमाम सारी चीज़ें आज के इस खास प्रोग्राम में बताई। इस प्रोग्राम को फिलहाल हम यहीं वाइंड अप करेंगे और फिर अगले हफ्ते मिलेंगे किसी बड़े ज्योतिषीय घटनाक्रम को लेकर फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।